बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड के फर्स्ट एनुअल के एग्जाम्स इंशाल्लाह ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहे हैं 18 मार्च से, और पहला पेपर 10th क्लास का केमिस्ट्री का है। तो इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, एक ऑब्जेक्टिव की और एक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैं इंशाल्लाह आपको एक पूरा पेपर भी बना कर दूँगा। तो सबसे पहले तो डिस्क्लेमर ये है कि ये पेपर आपके बोर्ड में आने वाला पेपर नहीं है। मैंने ये पेपर देखा हुआ नहीं है, किसी ने भी देखा नहीं होता। तो आपको सिर्फ ये गाइडलाइन देने के लिए कि क्वेश्चंस किस किस्म के आपके पेपर में आ सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि यही एज इट इज़ क्वेश्चंस आ जाएँ, एक गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप पेपर में आएंगे तो आपको हिंट हो जाएगी कि इनको कैसे अटैम्प्ट करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था, तो ऑब्जेक्टिव्स मैंने तमाम चैप्टर्स के अलग से ना एक फ़ाइल बना दी। अभी थोड़ी देर में फ़ाइल दिखाता भी, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो ऐड भी कर दूंगा फ़ाइल, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए वो भी हेल्पफुल होगी। सबसे पहले सेक्शन बी को देख लेते हैं, और इसमें भी क्वेश्चंस किस किस्म के और कैसे कौन सा क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज आप हर क्वेश्चन के साथ आपको एक चॉइस मिल रही होती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ड्रॉबैक इसका ये है कि आप खुद से क्वेश्चन चूज़ नहीं कर सकते, यानी आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं 11 के 11 इसमें। इसी तरह सेक्शन सी में भी आपने पर दोनों में से कौन सा चूज़ करना होता है अगर आपको गिवन कोई सिचुएशन हो। सबसे पहले सेक्शन बी में देखते हैं, पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, गिविंग एग्जांपल ऑफ ईच। बहुत आसान है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जो कि दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकता है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है उसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, और इसमें जो सबसे कॉमन है वो अमोनिया के फॉर्मेशन वाला रिएक्शन आप इसमें लिखते हैं। आसान क्वेश्चन है ये। और इरिवर्सिबल में आप कार्बन व्हेन इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन C+O2 गिव्स CO2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर लिखते हैं। और दोनों में डिफरेंशिएशन में ज़रूर बताना है कि एक जो है वो कंप्लीट हो जाता है और दूसरा नेवर गोज ऑन टू कंप्लीशन। एक में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है और दूसरे में इस्टेब्लिश नहीं होता। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 पास्ट पेपर्स में आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें स्टूडेंट्स जो है वो कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना पड़े N प्रोपेन का, नियो प्रोपेन, पेंटेन, ब्यूटेन किसी का भी, या आइसो का भी लिखना पड़े, तो आसान सा रूल बता देता हूँ, ये उसके मुकाबले में ज़्यादा आसान आपके लिए बन जाएगा। जब आप N देखें लिखा हुआ किसी भी हाइड्रोकार्बन से पहले, जैसे N यहाँ पर लिखा हुआ है और प्रोपेन लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपने एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड जो है उसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो प्रॉप जो होता है, प्रॉप 3 कार्बन आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने 3 कार्बन आइटम्स इस तरह बना देने एक सीरीज़ में, ठीक है। और याद रखिएगा कि यहाँ जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, इसकी हम काउंटिंग शुरू करते हैं, वो राइट से लेफ्ट की तरफ करते हैं। तो ये पहला कार्बन आइटम है, ये दूसरा कार्बन आइटम है, और ये तीसरा कार्बन आइटम है। अब जस्ट इनके हाइड्रोजन्स आपने कंप्लीट कर देने हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे सारे हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा N प्रोपेन। तो N ब्यूटेन भी हो सकता है, पेंटेन भी हो सकता है। जस्ट कार्बन आइटम्स एक स्ट्रेट चेन में आपने करेक्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नियो पेंटेन। नियो को भी चले एक्सप्लेन करने से पहले मैं आइसो को साथ कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आइसो का क्वेश्चन आ जाए उसको कैसे लिखना है आपने। अगर कोई भी आइसो के प्रीफिक्स के साथ हाइड्रोकार्बन आ गया, जैसे मैं आइसो पेंटेन पहले चले लिख लेता हूँ, तो आपने आइसो में क्या करना होता है, पेंटेन अगर मैंने लिखा है तो पेंट का मतलब है 5 कार्बन आइटम्स होंगे, लेकिन 5 अब आपने 5 के 5 एक लाइन में एक स्ट्रेट चेन में कनेक्ट नहीं करने, आपने 4 स्ट्रेट चेन में लगा देने हैं। 4, 5वां कहाँ लगाना है, जो सेकंड लास्ट कार्बन आइटम है राइट से आते हुए सेकंड लास्ट ये वाला बनता है, इसके साथ ये 5वां आपने इधर कनेक्ट कर देना है। बाकी इनके जस्ट हाइड्रोजन आपने अब कंप्लीट करने हैं। तो सेकंड लास्ट के साथ आपने एक ब्रांच कर देना है कार्बन आइटम, ये आइसो के अंदर करना है, ठीक है। अब बाकी इधर हाइड्रोजन आप कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये हो जाएगा आइसो पेंटेन का स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन जरूर लिखने हैं, खाली ये लाइनें लगा देना। उसके बाद अगर नियो आया, पेंटेन आए, ब्यूटेन आए या हेक्सेन आए, नियो का वर्ड अगर प्रीफिक्स अगर यूज़ किया हुआ है, उसमें आपने जो सेकंड लास्ट कार्बन आइटम है उसके साथ एक के बजाय 2 ब्रांचेस बना देनी। तो अब आपने 3 कार्बन आइटम सीरीज में बनाने, 3 एक लाइन में बनाने, और जो सेकंड लास्ट है, अब यहाँ सेकंड लास्ट देखिए कौन सा वाला है, राइट वाला फर्स्ट हो गया और ये दरमियान वाला सेकंड लास्ट हो गया। इसके साथ एक ऊपर कार्बन बना देना है और एक कार्बन इधर नीचे बना देना, और बाकी इनके हाइड्रोजन आपने कंप्लीट कर देने साथ। तो ये बन जाएगा नियो पेंटेन, ठीक है जी। तो अब नियो हेक्सेन आए, नियो पेंटेन आए, ब्यूटेन है, तो यू कैन ईजिली कंप्लीट इट। तो ये क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा अगर आपको ये ड्रॉ करना आ जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन हाइड्रोजन वर रिएक्टेड टुगेदर टू मेक अमोनिया। ये रिएक्शन है। फॉर दिस रिएक्शन राइट अराउंड द Kc एक्सप्रेशन एंड Kc यूनिट्स। तो Kc एक्सप्रेशन क्या होती है, Kc एक्सप्रेशन के लिए आपने प्रोडक्ट जो है उनको ऊपर लिखना होता है ब्रैकेट्स के अंदर। तो प्रोडक्ट में आ रहा है NH3, तो आपने NH3 ऊपर लिखना है, नीचे उसके रिएक्टेंट्स लिखने हैं, यानी N2 और 3H2 दोनों, और उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखकर और फिर उनके Kc यूनिट्स लिखने हैं।
तो ये आई थिंक बुक में भी लिखा हुआ है, आसानी से आप कर सकते हैं। इसका काउंटर पार्ट है हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट मार्बल बिल्डिंग्स एंड स्टैचूज, ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन। ये इन दोनों में से अगर आए तो आपने, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसकी इक्वेशन आपको भूल जाती है। ये वाला आसान है तो आपने चूज़ ये वाला करना है। लेकिन बहरहाल एसिड रेन के अंदर एसिड होता है, तो एसिड और बेस का रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, एसिड और कार्बोनेट का रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो वो अगर आपको रिएक्शन याद है तो फिर आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एसिड रेन में H2SO4 ये रिएक्ट करेगा मार्बल बिल्डिंग्स के साथ। मार्बल बिल्डिंग्स होती है, अब वो बनी हुई किस चीज़ की होती हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उनका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट। तो H2SO4 या HNO3 का कैल्शियम कार्बोनेट के साथ आपने जस्ट रिएक्शन बताना है। तो जब भी एसिड और कोई कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। सॉल्ट कौन सा बनेगा, इसी कैल्शियम का सॉल्ट बन जाएगा Ca। अगर यहाँ HNO3 था तो CaNO3, अगर H2SO4 है तो CaSO4, ये सॉल्ट बन जाएगा, साथ H2O लिख देना और साथ CO2 लिख देना, ये इसकी इक्वेशन होगी। और रिएक्ट करके उनको फेड कर देता है उनका कलर, ये इसका एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वाई अमोनिया इज टर्म्ड एज लिविस बेस बट नॉट और आर्हेनियस बेस। तो अमोनिया जो है, अब मैंने इसका दूसरा आई थिंक ये मिस हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे एक और क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे। वाई अमोनिया इज टर्म्ड एज लिविस बेस बट नॉट आर्हेनियस बेस। तो अमोनिया देखिए, सबसे पहले आपने लिखना है कि लिविस बेस कौन सा सब्सटेंस होता है, उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले लिखना है इस क्वेश्चन में। इस किस्म का कोई भी आए एसिड बेस का, तो कॉन्सेप्ट क्या है, सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता हो वो लिविस बेस कहलाता है। अब अमोनिया कैसे कर सकता है, तो आप अमोनिया का स्ट्रक्चर बता सकते हैं, स्ट्रक्चर नहीं सॉरी, अमोनिया का रिएक्शन बता सकते हैं। अमोनिया का रिएक्शन आपने बताना है किसके साथ, सबसे आसान होता है वाटर के साथ या HCl के साथ, बहुत आसान होता है वाटर के साथ या HCl के साथ। इसका रिएक्शन बताएंगे तो आप बताएंगे अमोनिया विल डोनेट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर टू HCl, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा NH4 प्लस और साथ Cl माइनस। तो बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू डोनेट इट, तो एंड इट्स अ लिविस बेस। लेकिन आर्हेनियस बेस क्यों नहीं है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में बेस वो सब्सटेंस होता है जिसके पास OH नेगेटिव आइन होता है, तो अमोनिया डज नॉट हैव OH नेगेटिव आइन। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन ना भी लिखें, आप सिर्फ एक्सप्लेन कर दें और साथ कॉन्सेप्ट जरूर लिखना है, दोनों का बेस का सिर्फ कॉन्सेप्ट है, एसिड का लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। बहुत आसान हो जाता है अगर आपको फंक्शनल ग्रुप्स याद हो तो ये वाला पार्ट आसान हो जाता है। अब फंक्शनल ग्रुप देखिए, सबसे पहला वाला है, इसमें C+OH है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर कार्बोनाइल के साथ OH हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप को इंसर्कल कर देना और ये बताना ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। वैसे इसका नाम भी अगर पूछा जाए तो एक कार्बन, दूसरा और तीसरा, 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स प्रॉप होता है, तो ये प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। उसके बाद कार्बोनाइल है, दूसरे में भी में कार्बोनाइल के एक तरफ ग्रुप दूसरी तरफ भी ग्रुप, कार्बोनाइल के दोनों तरफ ग्रुप हो तो वो होता है कीटोन, तो इसको आप कीटोन और इंसर्कल कर देंगे इसको। उसके बाद कार्बोनाइल और कार्बोनाइल के साथ सिर्फ एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ हाइड्रोजन अगर हो जाए तो वो एल्डिहाइड बन जाता है, तो ये एल्डिहाइड हो गया। और इधर कार्बोनाइल के साथ ही ऑक्सीजन है, तो ये आपको याद होगा ये एस्टर होता है। तो फंक्शनल ग्रुप को इंसर्कल कर दिया और साथ बता भी दिया। डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन चेन एंड क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, गिविंग एग्जांपल ऑफ ईच, बहुत आसान है, बुक में से आप आसानी से देख सकते हैं इसको। गिव सम सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। अब ये थ्योरेटिकल काम है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनके सोर्सेज यूजेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने बताया था, ये ज़रूर एक दफ़ा पढ़ लेने। क्यों कि इसके साथ कोई ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए जो आपको ना आता हो। ठीक है, अब इसके साथ दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर किसी ने केमिकल इक्वेशंस की प्रैक्टिस नहीं की हुई तो वो नहीं लिख सकेगा इसको, लेकिन बहरहाल बहुत आसान होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस गिव्स। अब ये क्या बनाता है, अच्छा इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ तो याद रखना सोडियम ग्रुप 1 से होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला में OH होल ट्वाइस नहीं लिख देना, वहाँ NaOH होगा। ये ग्रुप 2 से था इसलिए यहाँ पे OH के साथ 2 आता है। तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला होता है CaCl2, अगेन कैल्शियम ग्रुप 2 से है इसलिए Cl के साथ 2 आया है। सोडियम क्लोराइड के साथ NaCl आता है, प्लस वाटर, तो वाटर होता है H2O। अब यहाँ पे एक नज़र देख लेते हैं कि यहाँ पे बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन जो है वो 2 है, राइट साइड पे ऑक्सीजन जो है वो 1 है, तो दिस इज नॉट बैलेंस्ड हैंस। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, अब 2 ऑक्सीजन इधर हो गए, 2 इधर हो गए, लेकिन उससे क्या हुआ, उससे
हाइड्रोजन जो है वो 4 हो गए, तो यहाँ पर भी मुझे 2 1 लिखना पड़ेगा ताकि 2 हाइड्रोजन इधर भी हो जाए, तो टोटल 4 हो जाए हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हाइड्रोजन 4 हो गए। Cl यहाँ पे 2 था, Cl यहाँ पे भी 2 हो गया, तो ये बैलेंस्ड हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, और प्रोडक्ट भी बता दी सोडियम सल्फेट, तो NaSO4 Na2SO4 सॉरी बनेगा, क्योंकि सल्फेट की जो -2 वैलेंसी है वो सोडियम के साथ आती है, प्लस वाटर, तो वाटर होता है H2O। ठीक है जी, जब भी कोई एसिड और कोई एल्कलाई रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर ही प्रोडक्ट्स बनती हैं। अब इसमें भी देखिए Na2 है, तो यहाँ पर आपने 2 लगा देना है। अब उससे क्या हुआ, उससे ऑक्सीजन जो है वो 4 + 2 6 हो गए, यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 + 2 6 बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 2 है, वहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गए, नहीं हाइड्रोजन 4 हो गए, तो आई राइट 2 हेयर ऑल्सो। तो हाइड्रोजन यहाँ पर, अब हाइड्रोजन हो गए 4, दोनों साइडों पे 4 बराबर हो गए। ऑक्सीजन देख लेता हूँ, ऑक्सीजन 4 + 2 6 हो गए इस साइड पे, और 4 + 2 6 हो गए इस साइड पे, ये बैलेंस हो गई है। ठीक है जी, नेक्स्ट इज व्हाट इज सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट। तो वाटर के सेल्फ आयनाइजेशन का अगेन ये एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर से टॉपिक है, ये भी बुक में थ्योरेटिकल आप देख सकते हैं आसानी से। अच्छा, इसमें दूसरा है राइट नेम्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो रॉ मटेरियल्स सोडियम कार्बोनेट के मैन्युफैक्चर के, रॉ मटेरियल्स फॉर यूरिया, ये रॉ मटेरियल्स के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, तो इनको ज़रूर याद रखना है आपने। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा आता है आखिरी वाला, तो यही वाला अटेम्प्ट करना है आपने। सेल्फ आयनाइजेशन में भूल जाता है आपको इक्वेशन अक्सर। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग विच ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट। तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, सबसे पहले उसको डिफाइन करना याद रही, ये इसका एक नंबर है। और फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ कोई सी आपने बता देनी है, 2-3 एक्टिविटीज़ बतानी है। फॉसल फ्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं यानी गाड़ियों में और बर्निंग में, जो भी फॉसल फ्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं हम बहुत ज़्यादा, इस वजह से। Enlist the causes and effects of the following diseases। अब ये अक्सर याद नहीं होता स्टूडेंट्स को, तो इसलिए ये वाला कर लीजिएगा ग्लोबल वार्मिंग वाला। ये वैसे जॉन्डिस और टाइफॉइड की डिजीज और इफेक्ट्स आपके वो बुक में लिखे हुए हैं टेबल के अंदर, आसानी से आप देख सकते हैं। वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन्स का डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने बताया था, क्वेश्चन वहाँ से ही है। और डिफरेंशिएट बिटवीन TNA एंड RNA ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस भी हो सकता है। तो अगर ये आया तो ये अटैम्प्ट कीजिएगा, उसके मुकाबले में ये ज़्यादा बेहतर है क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्टेट द 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अब दोनों मेथड आपने अल्कीन की प्रिपरेशन के लिखने, और इक्वेशन भी लिख दीजिएगा, काफ़ी सारी जगह होती है इक्वेशन दोनों की लाजमी लिख दीजिएगा साथ। और हाँ, इनकी कंडीशंस, इनकी प्रिपरेशन के अंदर जो टेम्परेचर की कंडीशन है, जो कैटलिस्ट है, वो ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूर तैयार कीजिएगा। ब्रीफली एक्सप्लेन स्मेल्टिंग एंड रोस्टिंग। अगेन इसके मुकाबले में अल्कीन प्रिपरेशन वाला जो है वो ज़्यादा बेहतर है, उसमें केमिकल इक्वेशन है, और आप वो भी लिख देते हैं तो आपको इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। स्टेट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक जो होता है वो सफोकेट कर देता है, उससे ऑक्सीजन कट ऑफ कर देता है और डेथ कॉज हो सकती है। दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये तो है ही पोलूटेंट है और एयर को पोलूट करता है, इससे अस्थमा वगैरह ये बीमारियां सांस की होती हैं। स्टेट सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ अल्काइंस, ये भी मैंने आपको बताया था, इसके अल्काइंस के यूजेस इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद लिखे हुए बुक में। नेक्स्ट इज अ सोल्यूशन दैट हैज़ हाइड्रोक्साइल आयन कंसनट्रेशन। अच्छा, ये भी मैंने बताया था कि अगर हाइड्रोक्साइल आयन्स की कंसनट्रेशन हो तो आपने क्या करना है, 10⁻⁻14 H और OH की टोटल होती है, सम होता है कंसनट्रेशन का सम। तो आपको अगर OH की गिवन है तो आपने हमेशा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है और H+ की कंसनट्रेशन निकाल देनी है, यानी आपने 14 में से 10 बेसिकली माइनस कर देना, तो H+ की जो कंसनट्रेशन आएगी वो आएगी 1 × 10⁻⁻4 m आ जाएगी। अब आपने इसका क्या करना है, नेगेटिव लॉग ले लेना। तो इसका जब आप नेगेटिव लॉग लेंगे, नेगेटिव लॉग 1 × 10⁻⁻4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4, pH का आंसर आ जाएगा 4। तो pH 4 जो होती है वो एसिड्स की होती है, इसलिए ये सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगी। डिस्क्राइब ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट्स। तो ओजोन की डिप्लीशन क्यों हो रही है, एक्टिविटीज़ वैसे एक लाइन, वो 1-2 लाइनों में लिख देना है, और फिर उसके इफेक्ट्स क्या हैं। एवरेज टेम्परेचर हमारा राइज हो रहा है और हमारी स्किन जो है वो उसको इफेक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अगर ओजोन डिप्लीट हो जाएगी तो वो रेडिएशन डायरेक्टली हम तक पहुंचेंगी। इसमें से अगर ये वाला किया हुआ है तो वो कीजिएगा, वरना ओजोन वाला ठीक है, क्योंकि लिख लेते हैं आप इसमें। अच्छा जी, ये हो गए सेक्शन बी के क्वेश्चंस, और ब्रीफली मैंने बता भी दिया आपको क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में पहले जो 2 क्वेश्चंस हैं वो निस्बतन ज़रा लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद ज़रा शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो
पहला ही क्वेश्चन है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ की पूरी स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए और फिर उसी स्टेटमेंट में से आगे जो केसी की एक्सप्रेशन आप डिराइव करते हैं, पहले फॉरवर्ड की एक्सप्रेशन फिर कैसे करते हैं, फिर रिवर्स की कैसे करते हैं, फिर वो जो केसी की ओवरऑल रिएक्शन की है वो एक्सप्रेशन डिराइव कैसे करते हैं, वो सारा लिखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्वे प्रोसेस है, लास्ट जो चैप्टर है उसमें से ये और यूरिया सबसे इंपॉर्टेंट ही हैं। तो सॉल्वे प्रोसेस में रॉ मटेरियल, उसके बाद रिएक्शंस जितने हैं वो सारे लिखने पड़ेंगे आपको, सारे रिएक्शंस और कंडीशंस भी लिखेंगे तो तब ये पूरे 6 मार्क्स इसके मिलेंगे आपको। तो लॉन्ग में सॉल्वे वाला वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका साथ वो भी है फ्लो चार्ट, वो आई थिंक 2023 के पेपर में वो ही आया था कि आप प्रोसेस के बजाय सिर्फ उसकी वो फ्लो चार्ट पूरा बनाएं, तो वो भी साथ आपने करना है। स्टेट लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, दोनों कॉन्सेप्ट लिखते हैं। एसिड वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, बेस डोनर होता है। और आइडेंटिफाई रिएक्शन NH3 और BF3 का जब होगा तो इसमें कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो ये भी बुक में भी है वैसे, लेकिन अभी बता भी चुका हूँ कि NH3 के में N के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और BF3 में जो B है उसके पास एबिलिटी होती है टू एक्सेप्ट दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डोनर है, वो एक्सेप्टर है, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी लिखनी है इक्वेशन के साथ। तो NH3 बेस हो जाएगा, BF3 एसिड हो जाएगा लिविस का। डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोनों का डिफरेंस लिख के, और फिर मैंने तो लिख दिया है रिमूव बोथ टाइप्स ऑफ हार्डनेस, लेकिन यूजुअली आपको आता है कि बॉइलिंग से कैसे रिमूव करें और आयन एक्सचेंज मेथड से कैसे रिमूव करें, स्लेक लाइम से कैसे रिमूव करें, स्पेसिफाई कर दिया जाता है। तो मेथड्स तो ये सारे ही आपने करने हैं, 2 टेम्पररी के और 2 परमानेंट के हैं, विद इक्वेशंस करने हैं। हाउ डज KMnO4 रिएक्ट विद अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ये मैंने इसके चैप्टर की प्रिपरेशन में आपको बताया था कि ये दोनों के साथ रिएक्शन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही हैं और रिएक्शन ज़रा लॉन्ग है। तो अगर ये आपने याद किया हुआ है तो ये ज़रूर कीजिएगा, वरना आप ये वाला ये तो कर ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2-3 सालों से तकरीबन ये आ रहा है। इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस ऑब्टेन, और बाज़ औक़ात ऐसा आता है कि फ्रैक्शंस आपको बता दी जाती है, उनके यूज़ पूछे जाते हैं, जैसे कैरोसिन ऑयल है, जैसे डीजल है, ब्यूटामिन है, इनके बता दें यूजेस क्या हैं। तो ये ज़रूर करना है आपने। प्रूव दैट H+OH, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा दिया है कि इतना कॉमन नहीं है, लेकिन आई फेल्ट कि ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। H+OH आयंस की कंसनट्रेशन का सम करें तो वो 10⁻⁻14 कैसे होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये एसिड बेस के चैप्टर में से दिया है। अगर ये नहीं किया हुआ तो इसको अटैम्प्ट ना कीजिएगा, तो ज़ाहिर है आपने फिर यूरिया वाला करना है। तो यूरिया होता कैसे है, प्रोड्यूस कैसे होता है, उसके सारे केमिकल इक्वेशन के साथ रॉ मटेरियल्स भी साथ लिख दीजिएगा। तो ये 4 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये सब्जेक्टिव का जो पेपर है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब ज़रा ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। अब ये चैप्टर वाइज मैंने बना दिए हैं ऑब्जेक्टिव्स, बल्कि ये ज़्यादातर बने भी हैं, कुछ टीचर्स की मेहनत है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे मैंने बनाए हैं, कुछ मैंने ऐड किए हैं, कुछ जो केमिस्ट्री के टीचर्स हैं उनसे डिस्कस करके तो उनके भी इनपुट लेकर ये ऑब्जेक्टिव साथ बनाए हैं। तो इसमें अब ये सारे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, और इस वीडियो में भी मैं बता भी नहीं सकता सारे, कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं उनके जल्दी जल्दी बता देता हूँ। बाकी ये फ़ाइल साथ अटैच होगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ये फ़ाइल डाउनलोड करके इनको अटैम्प्ट ज़रूर कीजिएगा, तमाम चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स को। तो विच इज़ ट्रू अबाउट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर दोनों रिएक्शन जो है वो एक रेट पे चलते हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। बट व्हेन अ मिक्सचर ऑफ H2 एंड I2 इज रिलीज इन फ्लास्क, अच्छा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। विच सब्सटेंस और सब्सटेंस विल बी प्रेजेंट, तो ये बुक में से ही है, H2 I2 और HI प्रेजेंट होते हैं, यानी इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश हो जाता है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सारे मौजूद होते हैं। व्हाट आर द यूनिट्स, अब यूनिट्स के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, अगर दोनों साइडों पे नंबर ऑफ मोल्स बराबर हों तो नो यूनिट्स। तो यहाँ पे देखिए एक मोल इसका, एक मोल इसका, टोटल 2 हो गए, राइट साइड पे भी 2 है तो इसके 2 यूनिट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट हैव एनी यूनिट्स ऑफ Kc, अगेन ये उसी का कॉन्टिन्यूएशन है, जिसके दोनों तरफ मोल्स बराबर हैं, वो B है, B के अंदर बराबर हैं वो नंबर ऑफ मोल्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनचेंज्ड इफ, ये जो कंडीशंस थी इक्विलिब्रियम की कि आपको चेंज नहीं करना, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह और कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करनी, तो डी ही होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, जब इक्विलिब्रियम में होता है तो क्या नहीं होता, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप, तो स्टॉप नहीं होता इसमें। एंड एन इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज नेवर एस्टैब्लिश्ड। एक्टिव मास मीन्स द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन। तो इस चैप्टर के अगेन इंपॉर्टेंट कुछ यही हैं, इनको अटैम्प्ट आप कर लीजिएगा। आगे चलते हैं सेकंड वाले के, विच द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज आर्हेनियस एसिड। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट,
तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के तौर पे उसको एसिड, आई थिंक हाँ एसिड नहीं कंसिडर किया जा सकता। तो आर्हेनियस में H+ साइन जो देता है सोल्यूशन के अंदर वो होता है, तो CO2 H+ साइन नहीं दे सकता, इसलिए वो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड नहीं है। तो इस किस्म के क्वेश्चन होंगे जिनमें एसिड्स और बेसिस आपको ये पूछा जाएगा कि ये कि इस फलां कॉन्सेप्ट के तहत इसको एसिड या बेस कह सकते हैं या नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते। अच्छा जी, उसके बाद इसी तरह मैंने अगले चैप्टर के भी इधर ऐड कर दिए हैं, हाइड्रोकार्बन्स के, फिर उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर हाइड्रोकार्बन्स और फिर बायोकेमिस्ट्री। तो ये फ़ाइल डाउनलोड करके इसके पूरे अटैम्प्ट कर लीजिएगा। अगर किसी MCQ में प्रॉब्लम हो, ना समझ आए, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह वहाँ पे आपको आंसर भी कर दूंगा। तो ये आप वो कुछ हेल्पफुल टिप्स, कुछ क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स बताना इस वीडियो में ही मकसद था कि आप लोगों के लिए पेपर में कुछ थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक। अगर इससे पहले आपने मेरी ऑब्जेक्टिव्स वाली और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले हैं टॉपिक्स वाली वीडियो नहीं देखी, तो ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, इस पर क्लिक करके आप वो भी देख सकते हैं। तो अगेन विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। सी यू इन द अदर वीडियो वेयर आई विल हैव योर पेपर इंशाल्लाह।